गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम साइंस में लेसन नंबर 12 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने जल के बारे में पढ़ा था और पार्ट 2 में हम वायु के बारे में पढ़ेंगे। वायु को देखा नहीं जा सकता, लेकिन इसे अनुभव किया जा सकता है। सभी जीवधारियों और पेड़ पौधों को श्वास लेने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। निष्पावन की प्रक्रिया बहती हुई वायु में बहुत अधिक प्रभावशाली होती है। आंधी और तूफान के समय तो वायु की गति अत्यंत तेज हो जाती है। वायु के कारण ही पतंग उड़ाना संभव हो पाता है। वायु से ही पेड़ों की शाखाएं धीरे धीरे झूलने लगती हैं। वायु हमारे चारों ओर उपस्थित होती है। यह रंगहीन और पारदर्शी होती हैं। यह स्थान घेरती हैं। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। सौर मंडल में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर गैसों का आवरण है। यह पृथ्वी तल के चारों ओर लगभग 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। वायुमंडल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण ही अपने स्थान पर स्थित है। वायुमंडल का लगभग 90% भाग पृथ्वी की सतह से 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे वायु हल्की होती जाती है और ऑक्सीजन की कमी होती जाती है। इस कारण पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाते हैं। वायुमंडल की परतें। वायुमंडल की मुख्य निम्नलिखित 4 परतों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, क्षोभ मंडल। यह पृथ्वी के सतह से भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। इस परत में बहुत से परिवर्तनों के कारण मौसम की परिघटनाएं होती हैं, अतः यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। नंबर 2, समताप मंडल। यह परत पृथ्वी से लगभग 55 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। इस परत में बादल नहीं होते, इसलिए इस मंडल में वायुयानों को उड़ाना संभव होता है। नंबर 3, आयन मंडल। यह परत पृथ्वी से लगभग 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। इसमें इलेक्ट्रॉन तथा आयन जैसे आवेशित कण होते हैं। ये कण रेडियो तरंगों के परावर्तन में सहायक होते हैं। नंबर 4, वायुमंडल। यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत होती है। यह आयन मंडल से बाहर की ओर होती है तथा ऊपर की ओर इसकी कोई सीमा नहीं है। यह ग्रहों के मध्य क्षेत्रों को स्थान देती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वायुमंडल का संगठन। वायु वास्तव में कई गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल की वायु में मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसें उपस्थित होती हैं। यह कुल वायु का 99% है। वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जलवाष्प, आर्गन तथा अन्य निष्क्रिय गैसें भी विद्यमान होती हैं। वायु के प्रमुख अवयव निम्नलिखित हैं। नंबर 1, ऑक्सीजन। वायुमंडल ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है। सभी प्राणधारियों तथा पेड़ पौधों को श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यह प्राणदायक वायु है। ऑक्सीजन की आवश्यकता ईंधनों के दहन में भी होती है। नंबर 2 है नाइट्रोजन। वायु में नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। यह वायु का लगभग 78% होती है। यह जलने में सहायक नहीं होती और ना ही इसकी आवश्यकता श्वसन में होती है, लेकिन फिर भी यह हमारे लिए बहुत आवश्यक गैस है। यह पौधों का एक आवश्यक पोषक तत्व है। इसका प्रयोग उर्वरक यानी कि खाद बनाने में किया जाता है। यह ज्वलन क्रिया को भी नियंत्रण में रखती है। नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड। वायु का एक छोटा अवयव कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यह एक हानिकारक गैस है।
पेड़ पौधे तथा जीव जंतु श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। किसी वस्तु के जलने पर मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य कुछ गैसें बनती हैं। बंद कमरे में किसी वस्तु के जलने पर इसी कारण घुटन महसूस होती है। नंबर 4, जलवाष्प। वायु में अल्प मात्रा में जलवाष्प की उपस्थिति भी होती है। जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प की उपस्थिति अनिवार्य है। जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है और ठंडे पृष्ठ पर जल की बूंदें दिखाई देने लगती हैं। नंबर 5, धूलकण और धुआं। वायु में धूलकण सदैव उपस्थित रहते हैं। वायु में धूल के कण समय और स्थान के साथ बदलते रहते हैं। जब हम नाक द्वारा सांस लेते हैं तब नाक में उपस्थित छोटे छोटे बाल तथा श्लेष्मा इन धूल कणों के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकते हैं। मुंह से सांस लेने पर वायु में उपस्थित धूल कण श्वसन तंत्र में प्रवेश कर जाते हैं। इसके बाद विभिन्न समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए मुंह से सांस लेना खतरनाक होता है। ईंधन तथा पदार्थों के जलने से धुआं उत्पन्न होता है। धुएं में कुछ हानिकारक गैसें एवं सूक्ष्म धूलकण उपस्थित होते हैं। ये प्रायः जीवधारियों के लिए हानिकारक होते हैं। इसी कारण कारखानों में धुआं निकालने के लिए ऊंची ऊंची चिमनियां लगाई जाती हैं ताकि दहन से उत्पन्न हानिकारक गैसें और धुआं हमसे दूर रहे। पानी तथा मिट्टी में रहने वाले पौधे व जीवों को ऑक्सीजन की प्राप्ति। पानी में रहने वाले जीव श्वसन के लिए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार मिट्टी के अंदर रहने वाले जीव भी मिट्टी में उपस्थित वायु का श्वसन के लिए प्रयोग करते हैं। मिट्टी के अंदर रहने वाले जीव एवं पौधों की जड़ें श्वसन के लिए मिट्टी की गहराई तक बहुत सी मांदें तथा छिद्र बना देते हैं। इन छिद्रों के द्वारा वायु को अंदर व बाहर आने के लिए जगह मिल जाती है, लेकिन वर्षा होने के पश्चात इन मादों तथा छिद्रों में वायु के स्थान पर पानी भर जाता है। ऐसी स्थिति में मिट्टी के अंदर रहने वाले जीवों को श्वसन क्रिया में परेशानी होती है और उन्हें बाहर जमीन पर आना पड़ता है। केंचुआ आदि इसी कारण जमीन से बाहर निकल आते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिस्थापना। पृथ्वी पर जीवन की संभावना वायु की उपस्थिति के कारण ही है। जंतु पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकते। इसी प्रकार भी पौधे भी जंतुओं के बिना जीवित नहीं रह सकते। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने के लिए दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता होती है। हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सूर्य की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में वे वायुमंडल को ऑक्सीजन वापस देते हैं। पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में भी ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, परंतु ली गई ऑक्सीजन की तुलना में वे अधिक ऑक्सीजन का विसर्जन करते हैं। इस कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है और वह कभी समाप्त नहीं होती। वायुमंडल के लाभ। वायुमंडल के बहुत से लाभ हैं। वायु पवन चक्की को घुमाती है। पवन चक्की का उपयोग आटा चक्की को चलाने एवं ट्यूबवेल से पानी निकालने के लिए किया जाता है। पवन चक्की से विद्युत भी उत्पन्न होती है। नंबर 2, नाव को खेने, ग्लाइडर, पैराशूट तथा हवाई जहाज को उड़ाने में भी वायु सहायता करती है। नंबर 3, पक्षियों को उड़ने में भी वायु का महत्वपूर्ण उपयोग है। नंबर 4, वायु बहुत से पौधों के बीजों तथा फूलों के परागकणों को इधर उधर फैलाने में भी सहायक होती है। नंबर 5, जल चक्र में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका है। वायुमंडल का महत्व। नंबर 1, रक्षात्मक कवच का कार्य करता है। वायुमंडल
हानिकारक विकिरणों का अवशोषण करता है और पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता करता है। नंबर 1, हानिकारक विकिरणों का अवशोषण। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन की परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। ओजोन का निर्माण ऑक्सीजन पर सूर्य की किरणों की क्रिया द्वारा होता है। ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल का एक भाग है। पराबैंगनी किरणें त्वचा के कैंसर पैदा करने के साथ साथ जीवन के लिए आवश्यक बहुत से कार्बनिक तत्वों को नष्ट कर देती है। ओजोन इन्हीं पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी तक आने से रोकती है, इसलिए इसे सभी जीवों के लिए रक्षात्मक कवच माना जाता है। नंबर 2, पृथ्वी पर तापमान को नियंत्रित रखना। वायुमंडल पृथ्वी पर ऊष्मा तथा प्रकाश को नियंत्रित करता है। वायुमंडल पृथ्वी की ऊपरी परत पर पड़ने वाले प्रकाश तथा ऊष्मा की कुछ मात्रा को अवशोषित कर लेता है तथा कुछ को वापस भेज देता है। नंबर 2, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का स्रोत। जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन गैस की प्राप्ति का स्रोत भी वायुमंडल ही है। श्वसन के अतिरिक्त ऑक्सीजन ईंधन के दहन के लिए भी आवश्यक गैस है। पौधों के लिए उपयोगी नाइट्रोजन गैस भी वायुमंडल से ही प्राप्त होती है। नाइट्रोजन पौधों का पौष्टिक तत्व है और यह उर्वरक का भी कार्य करती है। नंबर 3, पवन, तूफान और झंझावात का बनना। पृथ्वी तल सूर्य की ऊष्मा के कारण गर्म होता है। ऊष्मा की मात्रा अलग अलग समय में अलग अलग स्थानों पर विभिन्न मात्रा में पहुंचती है, जिससे पृथ्वी पर एक स्थान दूसरे स्थान से अधिक गर्म हो जाता है और गर्म सतह के संपर्क में आने से वायु भी गर्म हो जाती है। गर्म वायु हल्की होकर ऊपर उठती है और उसका स्थान लेने के लिए आसपास की ठंडी वायु आ जाती है और इसी कारण हवा चलती है। तूफान व झंझावात भी इसी कारण ही आते हैं। नंबर 4, जल चक्र का रखरखाव। वायुमंडल जल चक्र की सहायता से सभी जीवों के लिए जल की निरंतर पूर्ति करता रहता है। यह हमारे चारों ओर के तापमान को भी नियंत्रित रखता है। ओके स्टूडेंट, ये चैप्टर आपका यहीं समाप्त होता है। गुड बाय।